सभी देशवासियों को विकल्प प्रचार की नमस्कार। सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट है। इसमें अधिक से अधिक साथी जुड़े और जो साथी जुड़ते जाएं वो इस डिबेट को अधिक से अधिक शेयर करते जाएं। देश के एक मूर्ख या बेवकूफ राजा के कारण आज हमारे देश के हालात अफगानिस्तान में जिस प्रकार तालिबान शासन में होता है उस पर से भी ज्यादा बदतर हालात आज हमारे देश के बने हुए हैं। आप चाहे बिहार की घटनाएं देखिए, उत्तर प्रदेश की घटनाएं देखिए, आंध्र प्रदेश की घटनाएं, हरियाणा, राजस्थान की, सभी जगह आप देख रहे हैं कि युवा जो है वो बहुत ज्यादा आक्रोशित है। क्यों आक्रोशित है उस कारण पर भी जानना पड़ेगा। आज तक यदि भारत का इतिहास देखें तो इतिहास के अंदर सबसे मूर्ख राजा का जब जिक्र आता है तब एक राजा ऐसा होता था जिसने कि उस समय एक सोने की मुद्रा चलती थी, उसकी जगह उसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। इतिहास के अंदर उससे बड़ा मूर्खतापूर्ण उदाहरण कोई नहीं हो सकता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जहां वो हर सेक्टर को प्राइवेट कर रहे थे, वहां पर फौज जो देश का अहम हिस्सा है उस फौज को भी प्राइवेट करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किससे राय ली, किसने इसे राय दी? क्योंकि ऐसी बेवकूफतापूर्ण राय सेना के संबंध में करना, वो भी बिना पूर्व सैनिकों, बिना पूर्व सेना अध्यक्षों से पूछे हुए करना और पूरे देश को दोबारा गुलामी की तरफ धकेल देना, यह फैसला कोई बेवकूफ इंसान कर सकता है जिसमें दिमाग की 1% भी मात्रा है। वो निश्चित तौर पर ऐसा फैसला नहीं लेगा। अब कुछ तटपूंजिए या जिनको अंधभक्त कहते हैं वो पिछले 3-4 दिनों से अग्निपथ के फायदे कम गुणा रहे हैं कि 4 साल बाद वो नौकरी लग जाएगा, 4 साल के बाद वो रिलायंस में नौकरी कर लेगा, 4 साल बाद वो मैनेजमेंट सेक्टर में चला जाएगा, 4 साल बाद वो होटल मैनेजमेंट के सेक्टर में चला जाएगा। अरे टटपूंजियों, अरे अंधभक्तों, तुम्हारे दिमाग में गोबर के अलावा कुछ नहीं भरा हुआ। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि फौज की नौकरी कौन तैयारी करता है, कौन करता है। जिसके परिवार के अंदर, जिसकी परिवार की लाइन देशभक्ति से जुड़ी हुई है, उस बच्चे के अंदर एक जुनून होता है। 8वीं से वो लगातार फिजिकल और लिखित परीक्षा की तैयारी करता है। जब आप लोग आराम से सो रहे होते हो, वो बच्चा 8वीं का बच्चा नहर और सड़क के ऊपर पूरी तरह से दौड़ लगाता है। 4 साल शरीर को तैयार करके वो इस लायक बनाता है कि वो फौज की भर्ती में सेलेक्ट हो जाए और इस देश की रक्षा के अंदर उसकी जान काम है आज के। और आप कह रहे हैं कि वो 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा। जिस बच्चे ने, जो बच्चा फौज की तैयारी करता है वो किसी और चीज की तैयारी नहीं करता। देश में चाहे कहीं फौज की भर्ती हो, वो बच्चा निश्चित तौर पर उसके लिए देश में एक जुनून होता है, देश के लिए एक जुनून है, देशभक्ति की एक सीमा है। इसलिए वो देश की हर एक भर्तियों में, चाहे वो किसी प्रदेश में हो, वहां भर्ती होने के लिए जाता है। और 4 साल की अथक मेहनत, अथक शारीरिक परिश्रम के बाद वो बच्चा जो है वो फौज में सेलेक्ट हो जाता है। और आप कह रहे हैं कि 4 साल बाद वो रिटायरमेंट हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 साल बाद वो बच्चा रिटायरमेंट के लिए वो फौज में भर्ती नहीं होना चाहता? देश में चाहे कोई भी सेक्टर हो, कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है जिस नौकरी के अंदर हम तनख्वाह के बदले जान देने को तैयार हो। केवल और केवल फौज की एक ऐसी नौकरी है जिसके अंदर तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन कब देश के हालात खराब हो जाए, कब विदेशी सेना हमला कर दे और घर में एक एक जवान बेटे की लाश, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, आंध्र प्रदेश हो, इकलौते बच्चाओं की जब लाश आती है तो पूरा गांव उस शहादत पर गर्व करता है। आज ये मोदी अपने आप को 16,000 करोड़ के विमान में बैठ के कितना बड़ा बताता हो, लेकिन भारत का कोई भी नागरिक जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग या किसी भी सड़क से गुजर रहा होता है और वहां से फौजियों का ट्रक गुजर जाए, तो चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो कितना ही ज्यादा पढ़ा लिखा है, हमारा पहला दिल ये करता है कि इन फौजियों को सलाम करें। क्योंकि भगवान के बाद यदि किसी की इज्जत करनी चाहिए तो वो देश के फौजियों की इज्जत करनी चाहिए, जिनकी जान हमारे को सुरक्षित सुलाने के लिए कि हम अपने घरों में सुरक्षित रह सके, सुरक्षित नींद ले सके, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सके, उसके लिए वो लगातार बॉर्डर के ऊपर दिन रात जाकर बर्फीली स्थितियों में, कहीं पर रेगिस्तान के अंदर हमारे को जिंदा रखने के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए वो बॉर्डरों के ऊपर रक्षा के लिए वहां पर तैनात रहता है। दूसरी बात, जो कहते हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल में वो फौजी तैयार हो जाएगा, तो शायद वो जानकार नहीं है या उनके परिवार ने सिर्फ और सिर्फ वीर सावरकर की तरह चमचे मारी है, माफिया मांगी है। जो भी फौजी का परिवार है उसे मालूम है कि फौज जब तक एक फौजी को प्योर फौजी या कोई सेंसिटिव ड्यूटी नहीं देती, जब तक कि फौज में उसके 6 साल पूरे नहीं हो जाते। यानी 6 साल तक तो फौजी की प्रॉपर ट्रेनिंग चलती है कि वो इस लायक हो जाए, कि वो इस विश्वसनीयता काबिल हो जाए कि वो देश की सुरक्षा के महत्वपूर्ण इश्यूज और महत्वपूर्ण पोस्टिंग के ऊपर वो काम कर सके। जो बच्चा सिर्फ 4 साल के लिए जाएगा, जिसे पता है कि उसकी भर्ती 2022 में हुई है और उसे 2026 में रिटायर होना है, तो वो निश्चित तौर पर कारगिल के अंदर जाकर दुश्मन जो उससे 8,000 फुट ऊपर होगा, वो पत्थर मार रहा होगा, तो निश्चित तौर पर वो उस पत्थर और उस गोलीबारी के सीध में निश्चित तौर पर वो बच्चा नहीं आएगा। दूसरी तरफ जो फर्क करते हैं कि 4 साल वाले में और
पूर्ण फौजी में क्या अंतर होगा। यो अंतर तो सीधा आप देख सको हो कि हमारे पुलिस के अंदर होमगार्ड लगाए हुए हैं। होमगार्ड को चाहे 500 रुपए दिन के मिलते हो, लेकिन होमगार्ड किसी के साथ भी उस हिस्से से कानूनी व्यवस्था के पालन करने की ताकत नहीं रखता जिस व्यवस्था से एक पक्का पुलिस वाला रख सकता है। तो जब आप कच्चे फौजी रखोगे, दूसरी बात ये अंधभक्त ये टटपुंजी उदाहरण देते हैं कि इजराइल के अंदर फौज में ऐसा ही है, अमेरिका के अंदर ऐसा है। अरे बेवकूफो, इजराइल और भारत की स्थिति तो देखो। इजराइल के अंदर यह है कि उनका 5 वर्ष का पाठ्यक्रम है। इजराइल देश है वो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, अरब कंट्रीज उसके लिए। तो 1 साल फौज का प्रशिक्षण दिया जाता है, ना कि फौज में उनकी परमानेंट भर्ती की जाती है। 1 साल सैनिक प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है कि देश में यदि युद्ध के हालात पैदा हो जाए तो वो बच्चे जो है वो हथियार लेके फौज का साथ दे सके। लेकिन तुम बराबरी इजराइल से करते हो। इजराइल के अंदर रोजगार का परसेंटेज 100 से अधिक है, यानी वहां हर एक व्यक्ति को रोजगार है। और हमारे देश के अंदर रोजगार का प्रतिशत 7 है। हमारे देश के अंदर रोज बेरोजगार युवा, कोई लॉरेंस बिश्नोई बनता है, कोई आनंद पाल बनता है, कोई दाऊद बनता है, कोई कश्मीर के अंदर पत्थरबाज बनता है, क्योंकि उनको रोजगार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिसके ऊपर मैं डिबेट्स में भी देख रहा था, आर्मी चीफ्स वगैरह ने भी कुछ नहीं कहा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये बात है कि जब जो आप 1 लाख फौजी कह रहे हो कि आप साल में लोगे 25,000, 4 साल बाद परमानेंट करोगे और 75,000 को निकाल देंगे। आज हमारे देश के जो बड़े कॉर्पोरेट्स है, जिसमें अंबानी अडानी शामिल है, उनके पास इतनी संपत्ति है जो भारत सरकार के वार्षिक बजट से अधिक है। तो यदि आप 75,000 बच्चे हर साल जो है फौज से बाहर निकालोगे, और ये जो कॉर्पोरेट व्यक्तित्व है, ये व्यक्ति उन 75,000 बच्चों को उसी तनख्वाह में यदि रखना शुरू कर देंगे, तो आप तो हर साल लाख की भर्ती करोगे, 25,000 रखोगे, 75,000 निकालोगे। उन 75,000 को, क्योंकि वो भटके हुए होंगे, रोजगार की उन्हें जरूरत होगी, उन्हें यदि अंबानी और अडानी अपनी जो इनकी बहुत बड़ी रकमें हैं उनसे यदि वो खुद नौकरी पर रखते हैं, तो 4 साल के अंदर ये कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, आप ध्यान कीजिए कि 75,000 हर साल की भर्ती, प्लस में वो 75,000 ट्रेंड होंगे, तो उनसे वो 50,000 प्रति साल और बच्चों को ट्रेनिंग दिलाकर भर्ती करा सकते हैं। 4 साल के अंदर अंदर इन कॉर्पोरेटों के पास भारत सरकार से बड़ी फौज होगी, और किसी भी समय वो भारत को, जिस प्रकार ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर जो कब्जा कर लिया था, उस प्रकार जिस दिन अंबानी अडानी चाहेंगे उस दिन इस देश के ऊपर अपनी जो रिटायर्ड फौजी, जिनको ये कह रहे हैं कि अग्निवीर है, वो निश्चित तौर पर अग्निवीर होंगे। देश में अग्नि लग जाएगी, जो उनको जिसकी खावेगा बाजरी उसकी भरनी पड़ेगी हाजिरी। जब वो कॉर्पोरेट हर साल 75,000 ये बच्चे जो प्रशिक्षित फौजी होंगे उन्हें वो अपने पास रखकर, और देश के अंदर विदेशी ताकतों की जरूरत नहीं है, देश के अंदर एक इतनी बड़ी फौज क्रिएट कर देंगे जो जिस समय मर्जी तख्ता पलट कर देगी, उन लोगों का राज चलेगा। आज जो लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि हम हर गलत बात का विरोध करते हैं, लेकिन ये आप तब नहीं कर पाओगे जब फौज जो है वो अंबानी और अडानी के हाथों में चली जाएगी। चाहे वो पंजाब के किसान हो, चाहे वो हरियाणा के किसान हो, चाहे वो बैंक के कर्मचारी हो, चाहे वो स्कूल के शिक्षक हो, तो निश्चित तौर पर बहुत ही खतरनाक स्थिति है। जिस प्रकार हमने इतने सालों तक अंग्रेजों की गुलामी झेली, वो गुलामी निश्चित तौर पर फौज की ताकत से अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे, आज वही फौज की ताकत हम कॉर्पोरेटों के हाथ में देने जा रहे हैं। दूसरी बात, मैं इसे कोई आंदोलन नहीं कहूंगा, ये क्रांति है, क्योंकि 1857 आपको याद होगा, 1857 के दौरान गाय के चमड़े से बनी हुई एक गोली जब अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिकों को चलाने के लिए दी गई थी, तो वो आग पकड़ते हुए केवल 4 दिनों के अंदर पूरे भारत की फौज के अंदर वो आग लग गई थी। और आज यही हालात आप देख रहे हैं। हमने किसान आंदोलन लड़े, जाट आंदोलन लड़े, बड़े बड़े आंदोलन लड़े, लेकिन उन आंदोलनों की मूवमेंट बढ़ने में एक लंबा समय लगता था। लेकिन पिछले 2 दिनों में आप ये देखें कि जो ये इसको अग्निपथ और अग्निवीर का नाम दे रहे हैं, उस अग्निपथ और उस अग्निवीर के जरिए आज पूरे देश के अंदर आग लगी हुई है। जो बच्चे लगातार 4 साल से, पीछे 2 साल कोरोना का समय रहा, 4 साल लगातार से शरीर तोड़ मेहनत कर रहे थे, और ये उम्मीद थी कि वो फौज के अंदर जाकर देश की सेवा करेंगे, परमानेंट फौजी के रूप में भर्ती होंगे और इस देश के काम आ सकेंगे, जिस प्रकार उनके बुजुर्ग को काम आए। जब उन्हें एकदम यह फैसला पता चला कि फौज को प्राइवेट किया जा रहा है और सिर्फ 4 साल की नौकरी उन्हें दी जाएगी, तो उन बच्चों का गुस्सा कंट्रोल नहीं है उसका। जो लोग कहते हैं कि किसान आंदोलन की तरह इन बच्चों को शांत रहना चाहिए, किसान आंदोलन एक अलग माहौल में था। किसान आंदोलन में 20 साल से लेकर 100 साल तक के बुजुर्ग थे, तो वहां पर वो शांति व्यवस्था कायम की गई। 13 महीने तक वो आंदोलन चला और नतीजे उसके जैसे भी रहे हमें सबको पता है, लेकिन वहां पर हिंसा नहीं हुई। लेकिन आज
जो देश बारूद के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है। क्योंकि इस क्रांति के अंदर बच्चे कौन से हैं? बच्चे हैं 17 साल से लेकर 23 साल तक, जिन्होंने देश की आजादी के अंदर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के रूप में उग्र आंदोलनों के परिचय किया और निश्चित तौर पर देश को आजादी दिलाने में उनकी अहम भूमिका थी। तो वो जो है वो दिमाग से काम ना लेकर दिल पर काम लेंगे। उन नौजवान बच्चों ने जिन्होंने अपने शरीर को 4 साल बुरी तरह से तोड़ा हुआ है फौज की भर्ती के लिए, और जब एकदम उनका कोई सपना तोड़ देगा तो निश्चित तौर पर कहने में बहुत आसान है, बहुत सारे साथी पोस्ट कर रहे हैं कि आप जो है हिंसा से काम मत लीजिए, नेतृत्व से काम लीजिए। हर एक आंदोलन का एक नेतृत्व होना चाहिए, बिल्कुल जायज बात है, हर आंदोलन का एक नेतृत्व होता है, लेकिन आंदोलन नेतृत्व में होते हैं। क्रांति चाहे वो 1857 की क्रांति रही हो, चाहे वो अमेरिका की क्रांति रही हो, चाहे वो फ्रांस की क्रांति रही हो, क्रांतियों में कभी नेतृत्व नहीं होता। जब आम मानस, आम जनमानस सड़कों के ऊपर आकर कब्जा करता है तो निश्चित तौर पर वो जन क्रांति होती है जो कि सत्ताओं को झुकाती है और सत्ताएं पलट देती है। तो निश्चित तौर पर इन नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, काफी जो साथी पीछे किसान आंदोलन में नए नए नेता बने, जिन्होंने आंदोलन को बेच के आगे 750 किसानों की शहादतें दी और अपने आप को 40 कमेटी 100 कमेटी में कहने वाले, चाहे वो कोई चढ़ूनी हो, चाहे वो कोई टिकैत हो, चाहे वो कोई कुहाड़ या कोई भी था, इन सभी लोगों ने 750 की शहादतों को सरेआम सरकार के हाथ बेचा। तो मेरे युवाओं से भी यह आग्रह है कि इन चोरों को कम से कम आप अपने आंदोलन के अंदर ना घुसने दे। आप अपने दिल से, अपने दिमाग से, देश एक क्रांति की तरफ बढ़ रहा है और मेरा सरकार से एक अनुरोध है कि देश को अगर बचाना चाहो तो आपके पास बचाने का भी समय है कि आप देश के नौजवानों से, देश के हर नागरिक से इस बात के लिए माफी मांगे कि आपने देश की सेना के ऊपर एक प्रहार किया है। देश की सेना तो चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, कितनी ताकतवर शक्ति अमेरिका आ जाए, हमारे देश का जवान झुकता नहीं है। और आपने उन जवानों के ऊपर अपने देश में रहते हुए, अपने देश के शासनाध्यक्ष होते हुए उस फौज के ऊपर हमला करने की जो कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, वो इस देश का इतिहास कभी उन्हें माफ नहीं कर पाएगा। तो अब भी समय है, बड़े हृदय रखकर, और जिस प्रकार धक्के से आप मन की बात सुनाते हो, मन की बात में आओ और इस फैसले को तुरंत वापस लीजिए। श्रीलंका में जो हालात बने थे, वो हालात बनने में महीने से अधिक समय लगा था, और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहूंगा कि भारत के अंदर सिर्फ 2 दिन आप रुक जाए। 20 तारीख को पूरे देश के युवा, जो हमारे बच्चे हैं, जो फौज की नौकरियों की तैयार कर रहे थे, प्लस में उनके अभिभावक, प्लस में आज सारे देश में जो मूवमेंट बनी हुई है, वो मूवमेंट दिल्ली की तरफ आ रही है। और मेरा चाहे हरियाणा के साथी हो, पंजाब के हो, उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां के भी साथी है, जो भी साथी, जो भी बच्चे इस आंदोलन के लिए दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, जितना आप उनको सहयोग कर सके, चाहे वो खाने पीने का सहयोग हो, चाहे वो रुकने का सहयोग हो, जिस प्रकार आप सालासर और अमरनाथ भंडारे के लिए लगातार भंडारे लगा देते हैं, जिस प्रकार किसान आंदोलन ने आपने रस्ते रस्ते में खाने और ठहरने की व्यवस्था करी, वो व्यवस्था इन बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा देश का भविष्य ये बच्चे हैं। ये बच्चे यदि सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारे जैसे बुजुर्गों के जीने से इस देश में कभी क्रांति नहीं आएगी, इस देश में कभी बदलाव नहीं होगा। तो आज ये बच्चे एक क्रूर शासक का अहंकार तोड़ने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो कि 20 तारीख को दिल्ली की तरफ कूच करने जा रहे हैं। तो सभी साथी जितना इनकी मदद की जा सके, खाने पीने में, इनका उत्साह बढ़ाने में, इनका साथ देने में। देखिए, बच्चों का आंदोलन नहीं है। हमें, अगर हमारे बच्चों के ऊपर सरकार गोली चलाएगी तो बिना बच्चों के कोई घर घर नहीं होता। इसलिए गांव के भी सभी साथी, जिस गांव से ये बच्चे कूच करे, उस गांव से कम 100-150 बुजुर्ग है और जो उनके अभिभावक हैं, वो भी बच्चों के साथ जाएं ताकि वहां हालात को संभाला जा सके। दूसरी खतरनाक स्थिति जो कि किसान आंदोलन में पैदा हुई थी कि हमें हरियाणा वालों को या लीडर बनाने का बड़ा शौक है, हमने यशपाल मलिक लीडर बना दिया, हमने टिकैत बना दिया, चढ़ूनी बना दिया, रज्जेवाड़ बना दिया। उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया? उन लोगों ने आंदोलनों को बेचा। तो इन लोगों को, इन चोरों को, जो ये चोर थे, जो चोर के रूप में अब भी आपके आंदोलन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक रोहतक में एक दिन का धरने पर बैठा है, एक हरिद्वार से बोला हम युवाओं के साथ, अरे तारा के काम साथ होने का, तम किसानों के साथ थे, किसानों को तम बेच के खा गए। तो भाई ये नौजवान बच्चे हैं, ये देश का भविष्य है, इनका पीछा छोड़ दो, इनको बेचने की कोशिश ना करो। क्योंकि हम किसान थे, हमारा अंदर बहुत सहन शक्ति थी कि इतना दाग देने के बावजूद, इतना दगा देने के बावजूद, बिना एमएसपी लिए हुए, बिना स्वामीनाथन रिपोर्ट लिए हुए 750 किसानों की शहादतों का जो आंदोलन आपने बेचा, उसके बाद आपको माफ कर दिया। ये बच्चे माफ नहीं करेंगे। और जो दूसरे जो कहते हैं
ये अंध वक्त कह लो, गोबर वक्त इनको कह लो, या टटपुंजिए कह लो, जो ये कहते हैं कि 4 साल बाद ये बच्चे व्यापार कर लेंगे, 4 साल बाद ये बच्चे जो है रिलायंस में लग जाएंगे, 4 साल के बाद ये बच्चे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट, दूसरी इंडस्ट्री में चले जाएंगे। अरे बावड़ी टाटो, तम क्यों कौन गए रहे? तम 50-50 पैसे लाइक के लिए लगातार बीजेपी आईटी सेल में काम कर रहे हो, तुमने कदे घर से बाहर निकल के नहीं देखा, तुम बिजनेस में सक्सेसफुल क्यों हुए, क्यों नहीं हुए? आज देश में लगभग 2 करोड़ युवा जो है वो बिजनेस आईटी सेल में काम कर रहे हैं, केवल बीजेपी की गलत नीतियों का प्रचार करना। 50 पैसे एक लाइक के मिला इन सोशल मीडिया पर, यानी सामने 100 से 150 रुपए तक ज्यादा इनकी दिहाड़ी नहीं बढ़ा है, तो तुम 100-150 रुपये हम दिहाड़ी करनी है, बालकान्यों बताओगे वे किस बिजनेस के अंदर कामयाब होगे? तुम भारत की कंपैरिजन इजराइल और अमेरिका से करते हो, जहां की हर बेरोजगार को लगभग 2 लाख रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है महीने का, और जहां भारत के अंदर कोरोना काल के अंदर बिना रोटी के लोग रास्ते में चलते हुए मर गए। तो ये तुलना बिल्कुल नाजायज तुलना है। यूरोपियन कंट्रीज जहां पर कोई भी सीमा नहीं है, सिर्फ एक सफेद रेखा लगी होती है, उन देशों के अंदर भी फौज का बजट 40% होता है। हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है कि इससे फौज के पैसे बचेंगे, इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अरे बेवकूफ आदमी, तू खुद तो 16,000 करोड़ के विमान में उड़ रहा है, तू खुद दिन में 10 ड्रेस बदला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाने के नाम पर 5,000 करोड़ रुपए तूने खर्चा कर दिया। 2014 से लेकर 2022 तक सरकार ने जो नागरिक थे उनके ऊपर इतने टैक्स लगा दिए कि एक रिकॉर्ड जो है वो बन गया। काले धन को वापस लेके आने वाली सरकार आज के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 साल के अंदर स्विस बैंक के अंदर भारत के काले धन की मात्रा 70% बढ़ी है, और वो ये चाहता है कि फौज को प्राइवेट करके, या निश्चित तौर पर यह अंबानी अडानी का दलाल है। एक हमारे प्रधानमंत्री मुरली मनोहर शास्त्री जी होते थे जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और दूसरा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कह रहे हैं मरे किसान मरे जवान। तो इस स्थिति आज देश के अंदर पूरी तरह से बारूद के ढेर के ऊपर देश बैठा हुआ है, क्योंकि हमारे नौजवान बच्चे जिनका देश सेवा का एक बहुत बड़ा सपना था, जो लगातार 4-5 सालों से शरीर तोड़ मेहनत कर रहे थे, बहुत सारे साथी जो खुद भर्ती नहीं हो पाए, वो गांव में 50-50, 60-60 बच्चों को लगातार अपना शरीर तोड़ के ट्रेनिंग दे रहे थे। उनके ऊपर एकदम ऐसा फैसला उनको सुनने को मिल जाए कि तुम्हें सिर्फ 4 साल की नौकरी दी जाएगी, उसके बाद तुम्हारी ना कोई रैंक होगी ना कोई पेंशन होगी। क्योंकि ये सरकार आई थी जब 2 ही मांगे थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट, 1 रैंक 1 पेंशन। 1 रैंक 1 पेंशन तो छोड़िए, इन्होंने फौज की नौकरी को 9 रैंक 9 पेंशन की तरफ जो है वो वापसी फैसला दिया है, जिसमें किसी भी फौजी को उसके बाद 4 साल के बाद कोई भी फौज की सुविधाएं, कैंटीन सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं, पेंशन सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो तुम अगर देश की अर्थव्यवस्था को इतना ही सडरेट करना चाहते हो, जितने भी देश के अंदर सांसद है, जितने भी विधायक है, जिनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए पेंशन और तनख्वाह के ऊपर खर्च किए जाते हैं, तो पेंशन और तनख्वाह के पैसे जो है वो तुम बंद कर दो, तुम देश सेवा करो। बहुत से टटपुंजी गोबर भक्त कह रहे हैं कि फौज की नौकरी देशभक्ति के लिए करता है, कोई तनख्वाह के लिए नहीं करता। कौन करे भाई तनख्वाह के लिए? तुम अपने 2 बालक फ्री में भेज दो ना कारगिल की सीमा पर, 2 बालक फ्री में भेज दो ना जैसलमेर की साइड, 2 बालक फ्री में भेज दो तुम नॉर्थ ईस्ट की सीमाओं के ऊपर। उसके बाद हमें बयान देना, हमें समझाना। हम पैसे के लिए नौकरी करने वाले नहीं है, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं कि 8वीं के बच्चे की कितनी उम्र होती है, उसके अंदर जो देशभक्ति की भावना होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आईएएस बनना चाहते हैं, बहुत इंजीनियर, बहुत डॉक्टर, लेकिन जो फौज की तैयारी करता है वो सिर्फ और सिर्फ फौजी बनना चाहता है, और उसके लिए लगातार वो 4-5 साल अपने शरीर को तोड़ता है। उसे तनख्वाह से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन तनख्वाह भी आज के दिन उसके पीछे परिवार जो जान देने के लिए बच्चा गया हुआ है, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहे और वो बिना किसी दबाव के देश के दुश्मनों से लड़ सके, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति भी होनी जरूरी है। ये तो बात कर रहे हैं 4 साल की। मैं तो कहता हूं कि फौज के सैनिकों की जिस प्रकार का उनका कार्य है, उनकी जो तनख्वाह है वो आईएएस अफसर और इन सांसदों विधायकों से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि देश में दुनिया में एकमात्र नौकरी है जिसके अंदर की आपको नौकरी के बदले कभी भी दुश्मन देश के साथ या आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए अपनी जान देनी पड़ सकती है। तो 20 तारीख को देश के सभी युवाओं ने फैसला किया है, जिस प्रकार किसानों ने दिल्ली घेरी थी, देश का युवा जो है वो दिल्ली घेरने जा रहा है। तो मेरी सभी साथियों से अपील है कि आप सभी साथी चाहे किसी भी राज्य से है, दिल्ली जा रहे हमारे इन युवाओं का हर प्रकार से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, इनका हर प्रकार से सहयोग कीजिए और इनके साथ इनके अभिभावक और अधिक से अधिक बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी इनके साथ दिल्ली कूच करे और इस तानाशाह शासक को एक बार फिर से झुकाने का आप लोग काम करेंगे, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है। अगर ये बच्चे, ये लोग आज गोलीबारी इनके ऊपर कर रहे हैं, तो बच्चों से भी मेरा अनुरोध है कि आप ट्रेनों वगैरह को
जलाने की बजाय बीजेपी कहती है कि वो दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, हर जिले के अंदर, हर राज्य के अंदर इनके ऑफिसों हजारों करोड़ रुपए में बने हुए हैं। तो और दूसरा जो अंधभक्ति ये कह रहे हैं, गोबर भक्ति ये कह रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि इसके फायदे गिना रहे हैं, फायदे गिना रहे हैं। अगर इसके इतने फायदे हैं तो जिस प्रकार ये फौज की तैयारी कर रहे बच्चे सड़क पर निकले हैं, उस प्रकार जो पक्ष लेने वाले हैं वो भी जिलों के अंदर, वो भी गांवों के अंदर, वो भी राजधानियों के अंदर इसके पक्ष में जुलूस निकाले। अगर एक भी जिंदा वापस चला जाए तो वो बता देगा, इसके गुण हमें गिना देगा, हम इसके गुण मान जाएंगे। क्योंकि तुम्हारे अंदर चोर है, तुम्हें पता है जो लड़ रहे हैं वो सच्चे लोग हैं, वो अपनी आत्मा से लड़ रहे हैं। और फेसबुक के ऊपर भी जो साथी कमेंट करे, पोस्ट करे, सभी साथी उसका विरोध करें, उसके घर का पता चले। क्योंकि आज हालात वैसे ही है, जिस प्रकार अंग्रेजों के समय में जो देश के लिए लड़ता था वो देशभक्त कहलाता था, और जो सावरकर की तरह अंग्रेजों के पैर चाटता था वो देशद्रोही कहलाता था। तो जो भी आज इस अग्निपथ योजना के समर्थन में है, चाहे वो आपके शहर का रहने वाला है, चाहे वो आपके गांव का रहने वाला है, चाहे वो कोई सांसद है, चाहे वो कोई विधायक है, चाहे वो कोई मंत्री है, वो इस समय देशद्रोही है, क्योंकि वो देश को गुलामी की तरफ ले जा रहा है। तो जैसे ही उस साथी का पता आपको चले, उसके घर का घेराव शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए और उससे सार्वजनिक मीडिया के ऊपर माफी मंगवाइए कि मैंने देश की फौज के खिलाफ गलत बोला। तो सभी साथी अधिक से अधिक इस आंदोलन में बच्चों का सहयोग करें, जल्द इन बच्चों को जो है वो कामयाबी मिले और ये तानाशाह शासक है अपनी गलती को माने, क्योंकि इसने इतिहास में इतनी बड़ी गलती कर दी है जो माफी योग्य नहीं है। रेल बेची, सेल बेची, भेल बेची, हवाई अड्डे बेचे, बंदरगाह बेचे, एयरपोर्ट बेचे, और अब आज इस आदमी ने इतनी बड़ी बात कर दी कि देश की फौज को बेचकर अंबानी अडानी के हाथों में भेजने का काम किया। तो सभी साथी मजबूती के साथ इस आंदोलन में जुटे रहे, इन बच्चों का अधिक से अधिक सहयोग करें। और सरकार से फिर कहता हूं मैं, सरकार तुरंत मन की बात के अंदर आज रात को ये योजना वापस ले ले। जिस प्रकार श्रीलंका के अंदर मंत्रियों और सांसदों को कूट कूट कर मार दिया गया, अगर ये बच्चे दिल्ली पहुंच गए, हम तो किसान थे, बुजुर्ग थे, शांति व्यवस्था की अपील करते थे, इन बच्चों के ऊपर ये आग और बारूद के गोले हैं, इनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। तो जो हालात देश के बिगड़ेंगे उस हालात के लिए नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार जिम्मेवार होगी। हम सभी साथियों को चाहिए कि हमारे ये बच्चों का आंदोलन है, हम इसमें अधिक से अधिक जिस प्रकार से सहयोग कर सके उस प्रकार से सहयोग करें। सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।